हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं जनाब? बंदे बिल्कुल हाजिर है रेडियो उड़ान के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर लेकर आपका ये फेवरेट शो बुकवर्ड। आप हैं मेरे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निशा के साथ। वो निशा जो हर हफ्ते आपके लिए कोई नई नॉवल, कोई नई कहानी, कुछ नया लेकर आती है। आपको कुछ नया सिखाने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, आपके लाइफ में कुछ नए एडिशंस कर देने के लिए। वो निशा जिसका आप करते हैं पूरे हफ्ते इंतजार। ज्यादा हो गया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे पता है आप पूरे हफ्ते मेरा इंतजार करते हैं क्योंकि आपको ये शो बहुत पसंद है। और अगर इतना ही पसंद है तो जनाब कभी कभी फीडबैक्स भी दिया कीजिए। सिर्फ ऐसे ही सुनकर ऐसे नहीं चलेगा, फीडबैक देना पड़ेगा। और फीडबैक कैसे देना है? फीडबैक देने के लिए आपको हमारी स्काइप आईडी जो कि है RADIOUTAAN उस पर चैट करना होगा। और ऑप्शंस भी हैं। हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, उस पर जाकर आप एक फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको मुझसे कितना प्यार है, कितना इंतजार करते हैं आप इस शो का। इसके अलावा भी लिख सकते हैं भाई कि आपको इस शो में क्या कमियां लगती हैं या फिर कौन सी नई नॉवल आप इस शो में सुनना चाहते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि है रेडियो उड़ान, उस पर भी चैट कर सकते हैं और हमें अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बात बता सकते हैं। यार, दिल की बात तो होती ही बताने के लिए है, दिल में छुपाने के लिए नहीं। तो अपनी दिल की बात को दिल में मत छुपा कर रखिए, बता दीजिए ना। देखिए, ऐसे भी मेरे पास कितने सारे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। जब आप हमें अपना एक मैसेज भेजते हैं ये बताने के लिए कि आपने शो सुना, आपको मजा आया, तो हमें और इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा शो बनाने के लिए। तो खैर, प्यार तो आप करते हैं, जताना जताना आपकी मर्जी। मैं तो फिलहाल इस शो को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि इस हफ्ते शुरू होने वाली है एक नई नॉवल, तो मैं आज आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट नॉवल लेकर आई हूँ। हर बार की तरह हर बार मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई नई नॉवल, कोई नई कहानी लेकर आऊँ जिसमें कुछ नया हो। और आज की कहानी ये जितनी डिफरेंट है उतनी ही रियलिस्टिक भी है। दो है तो ये फिक्शन, बट ये स्टोरी बहुत रियलिस्टिक है। हम और आप इस कहानी में कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ ही लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें जरूर ऐसी होंगी जो हमारी जिंदगी में कभी न कभी हुई होंगी। कुछ ऐसी घटनाएं जो हम इधर उधर घटते हुए देखते रहते हैं। खैर, मैं इस नॉवल की क्या तारीफ करूं, जब आप सुनेंगे तो तारीफ आप खुद करेंगे। जी हाँ, आज की नॉवल है द व्हाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा। ये नॉवल लिखी गई थी 2008 में। ये अरविंद अडिगा जी की फर्स्ट नॉवल थी, उनकी डेब्यू नॉवल थी, और इस नॉवल को 40th मैन बुकर प्राइज मिला था। Arvind Adiga, who was 33 at that time, was the second youngest writer as well as the fourth debut writer who won the Booker's Prize. इस नॉवल में इंडिया की डार्क साइड दिखाई गई है। वो स्ट्रगल दिखाया गया है जो पुअर पीपल को करना पड़ता है इंडिया में। ये एक लड़के की कहानी है। वो लड़का जो बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस किस फेज से वो गुजरता है, वो सब इस नॉवल में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है जो दिल को छू जाता है। अरविंद जी का कहना है कि उन्होंने ये नॉवल लिखी उन लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो लोग इंडिया के रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनकी लाइफ डार्क साइड में है, जिनके बारे में लोग जानते नहीं या फिर जानना भी नहीं चाहते। लोगों के अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं होती, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती जो ये लोग डिजर्व करते हैं। और इन्हीं सब की वजह से लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, वो क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे क्या कंडीशंस होते हैं कि एक अच्छा खासा इंसान क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाता है, वो चोरी करता है, मर्डर करता है। आखिर उसके पीछे क्या राज होता है? शायद ये नॉवल पढ़कर आपको उसका एक पहलू जरूर समझ में आएगा। ये नॉवल एक लड़के की कहानी है, एक लड़के की जो कि एक रिक्शा पुलर का बेटा था और वो कैसे एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया।
ये कहानी है बलराम हलवाई की। बलराम ने अपनी जिंदगी की एक कहानी 7 रातों तक जग के चाइनीज प्रीमियर वेन जाओबो को लिखी है, जो कि इंडिया आने वाले हैं। In his letter, Balram explains how he, a son of a rickshaw puller, escaped the life of servitude to become a successful businessman, describing himself as an entrepreneur. पर क्या वो एक सच्चा एंटरप्रेन्योर है? क्या जो उसने किया वो सब कुछ जस्टिफाइड है? ये तो आपको उसकी कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये नॉवल द व्हाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा। Balram, who was sitting in his office when heard a news on the All India radio, he thought of writing a letter. He heard that Mr. Premier Jaibor is coming to India. He is coming to Bangalore, the city where Balram lived. Balram thought of writing a letter to him because he have heard that Mr. Jaibor is coming to India to know what entrepreneurship is. And Balram, who thought himself to be a successful entrepreneur, to be a successful businessman, wanted Mr. Jaibor to know his story. Balram thought of writing that letter to Mr. Jaibor in order to tell him real picture of Indian entrepreneurs. He wanted Mr. Jaibor to know actually what a real entrepreneur is, because he thought himself to be a real entrepreneur. According to him, he is the one who is a real entrepreneur, who is made out of dust, who made himself on his own. No one was responsible for his success. No one was behind him. He, who was a son of a rickshaw puller, had nothing. He was not at all educated. His father didn't had money, but he made himself on his own. He made everything on his own. So he, who hadn't read from the books how to become an entrepreneur, he himself became one. He is a successful businessman, and he wanted to tell Mr. Jaibor his story from his own lips, as he had heard from the All India radio that Mr. Jaibor is coming to India to know about entrepreneurs, and he will be meeting some entrepreneurs to listen to their stories from their own lips. And Balram wanted to tell him his story. So he was writing that letter to Mr. Jaibor so that Mr. Jaibor could meet him, because he knew that the presidents, the prime ministers and the big leaders of India would not let him talk to Balram. They will make him meet some successful businessmen whose name they knew, but Balram's name no one knew. Though Balram was a successful businessman, but he was not that popular. So he wanted Mr. Jaibor to know his real story. He wrote to Mr. Jaibor that though he doesn't know English, Mr. Jaibor also don't. Though some words are there to be said in English, as his ex-employee's wife, Pinky Ma'am, had told him. But what are those words? That you will know. He wanted to tell Mr. Jaibor that he is the only one who knows what real Bangalore is. What is the real story of Bangalore? So he wanted to tell Mr. Jaibor everything about Bangalore, everything about him, how he became Balram. He wrote to Mr. Jaibor that when you will come to Bangalore, a boy will knock to the car of your window and he will offer you a book. 10 ways to become a successful entrepreneur. But sir, don't buy his book, because he is past, I am tomorrow. And what I will tell you, no one can. Though Balram was not at all educated, he couldn't complete his education, but he knew many things which educated people even didn't knew, because he was very experienced, because he thinks that he is very experienced and he knows everything. The story how he became an entrepreneur was a very different one, and he wanted to share that story with Mr. Jaibor. The phrase which he had learned from his ex-employer's wife, Pinky Madam, was that, "What a fucking joke." And he knows that this thing can only be said in English. So he wanted to tell everything to Mr. Jaibor.
Balram says that before starting my story, I wanna give you a statutory warning, as there is one written on the cigarette packs. I wanna give you that warning. Before starting my story, I wanna tell you a incident. एक दिन मैं अपने बॉस अशोक सर और पिंकी मैडम को उनकी होंडा सिटी में लेकर जा रहा था। तब अशोक सर ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, मेरे पास आकर धीरे से कहा, बलराम जरा साइड में लगाना। मैंने कहा ओके सर, और मैंने कार को साइड में लगा दिया। तब अशोक सर ने बड़ी पोलाइटली कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम उनके जवाब देना। मैंने कहा जी सर ठीक है, पूछिए। और फिर उन्होंने ये सवाल पूछे। पहला सवाल, बलराम सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? मैंने अपनी पूरी कोशिश करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। फिर उन्होंने पूछा देश का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, उसके बाद हमारे कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, और फिर आखिरी सवाल, बलराम हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क होता है? मैं जो जवाब दे सका मैंने दिया, पर उन्होंने पीछे होकर अपनी वाइफ पिंकी मैडम को कहा, पिंकी डिड यू लिसन टू हिज आंसर्स? पिंकी मैडम, इज ही जोकिंग? अशोक सर, नो दिस इज व्हाट ही थिंक्स। पिंकी मैडम स्टार्टेड गिगलिंग and I was very ashamed of all that. अशोक सर ने फिर पिंकी मैडम को बताना शुरू किया कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग तक पूरी नहीं की। इसको चाहे पढ़ना लिखना आता है, बट ही इज काइंड हाफ बेक्ड। इनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, इनको कुछ नॉलेज नहीं है, और हमारी कंट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, और यही हमारी कंट्री के लिए सबसे दुख की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा, बलराम अब तुम कार चला सकते हो। और जब मैं वहाँ से घर आया तो मैंने उनकी बात सोची। वो जो भी कह रहे थे वो था तो सच। दो उस सब से मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, पर वो जो भी था वो था तो सच। जी हाँ मिस्टर प्रीमियर, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं एक हाफ बेक्ड इंसान हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हाफ बेक्ड हैं, जो स्कूल गए, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, पर उनको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और कंट्री की कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने जो अपनी किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा वो आगे जाकर भूल गए, कुछ भी याद नहीं। इसी तरह के बहुत सारे लोग हमारे देश में पाए जाते हैं। And my story is the one how a half-baked person is produced in my country. बट मिस्टर प्रीमियर, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो लोग जो 12 साल स्कूल पढ़ते हैं, 3 साल कॉलेज पढ़ते हैं, और उसके बाद वो जेंटलमैन बनकर एंटरप्रेन्योर से ऑर्डर लेते हैं, और हम जो हाफ बेक्ड हैं, हमारी जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, वो ऑर्डर्स देते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, माय ओरिजिन, माय सेक्स, माय हाइट, माय वेट, देन देयर इज नो बीटिंग ऑफ द पोस्टर that police made of me. I told you earlier that my story is the least known one. I'm sorry, I want to change that fact, because 3 years back when I started off my journey, my poster, the poster containing my photo, was everywhere, on every post office, railway station and all the public places. Everyone knew my face and my name. I don't have a paper copy of that, but I have downloaded the image on my silver Macintosh laptop, which I recently bought, and I will read directly from it. और अगर उस ओरिजिनल कॉपी की बात करें तो एक बार मैं जब दिल्ली से एक हैवी रेड बैग लेकर बैंगलोर आ रहा था, तो हैदराबाद में मैंने एक रेलवे स्टेशन पर वो पोस्टर देखा। मैं उसे अपने साथ ले आया और यहाँ अपने ऑफिस में रख लिया। पर जब यहाँ एक सर्वेंट काम कर रहा था तो उसे वो पोस्टर मिला, एंड मी हु इज द मैन ऑफ मीन्स डिस्ट्रॉयड दैट पोस्टर इमीडिएटली। But now I have learned technology. I who is a quick learner, learned the technology, and the poster is now in front of me. Assistant sought in search of a missing man. General public is thereby informed that the man in the picture, namely Balram Halwai of Munna, son of Vikram Halwai, is wanted for questioning. Age
between 25 years to 35 years. Complexion blackish, face oval. Height 5 feet 4 inches. Estimated build thin and small. Complexion तो हाँ ब्लैकिश ही है अभी भी। तो मैंने बहुत कोशिश की वो व्हाइटनिंग क्रीम्स लगाने की जिनसे कि आप गोरे हो जाते हैं फॉरेनर्स की तरह, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, स्मॉल एंड थिन इसमें बिल्कुल चेंजेस आ चुके हैं क्योंकि बैंगलोर में खाना अच्छा है, नाइट क्लब्स, दारू वारू सब कुछ मिलता है। तो स्मॉल और थिन इसकी जगह अगर फैट और बिग बेली कहे तो ज्यादा बेटर होगा। बट हाँ, हूँ मैं बलराम हलवाई ही, उफ मुन्ना। अरे बाप रे, ये कहानी तो कुछ पेचीदा सी मालूम हो रही है। ये बलराम हलवाई उफ मुन्ना, ये एक्चुअली है कौन? एंटरप्रेन्योर या कोई चोर डाकू? ये दिल्ली का है या एक्चुअल में बैंगलोर का रहने वाला है? कि दिल्ली से बैंगलोर का सफर? ओफो, इतने सारे क्वेश्चंस। क्या चलिए सुनते हैं कि एक्चुअली ये कहानी है क्या। ये मुन्ना कौन है? स्कूल का पहला दिन था। सारे लड़के लाइन में खड़े हुए थे मास्टर जी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जब मेरी बारी आई तो मास्टर जी ने पूछा, तुम्हारा नाम? मुन्ना सर। मास्टर जी, मुन्ना? ये क्या नाम हुआ? ये तो कोई नाम नहीं है। पर सर, मेरे को मुन्ना ही बुलाते हैं। कोई तो असली नाम होगा तुम्हारा। सर, बस यही नाम है मेरा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कोई नाम नहीं रखा? सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो बिस्तर में पड़ी रहती है और खून की उल्टियाँ करती रहती है। और तुम्हारे पिताजी? सर, वो रिक्शा चलाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है मेरा नाम रखने का। अरे कोई दादी, दादा, चाचा, चाची कोई तो होगा। नहीं सर, किसी ने मेरा नाम नहीं रखा, किसी के पास टाइम नहीं है। अच्छा, फिर तो ये मेरे ही ऊपर है। क्यों? चलो मैं ही तुम्हारा कोई नाम रख देता हूँ। राम कैसा रहेगा? सर, रुको, राम तो शायद इस क्लास में किसी और का भी नाम है। चलो तुम्हारा नाम बलराम रखते हैं। जानते हो बलराम कौन है? नहीं सर। कृष्णा को तो जानते हो, कृष्णा का दाहिना हाथ। और जानते हो मेरा नाम क्या है? सर, हाँ, मेरा नाम है कृष्णा। तो अब से हम तुम्हें बलराम बुलाएंगे। और मुन्ना स्कूल के बाद जब घर पहुंचा तो घर पहुंच के उसने अपने पिताजी को बताया, पिताजी, आज मास्टर जी ने मेरा नाम बलराम रखा है। अच्छा, तो चलो अगर तुम्हारे मास्टर जी कहते हैं तो आज से हम तुम्हें बलराम ही बुलाएंगे। और इस तरह मेरा नाम बलराम पड़ गया। कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ माँ बाप के पास बच्चों का नाम रखने तक का टाइम नहीं? खैर, वापस उसी पोस्टर पर चलते हैं। ये लड़का लक्ष्मणगढ़ से है। लक्ष्मणगढ़। नियर द रिवर गंगा, daughter of Vedas, river of illumination, protector of us all. Wherever this river flows, that area is said to be in darkness. The area wherever the river flows is in dark, and he calls it a black river क्योंकि इसकी सैंड ब्लैक है। दो ये रिवर सैंड बहुत फर्टाइल है। यहाँ पर वीट फील्ड्स है, राइस फील्ड्स है, लोटसेस हैं, लिलीज हैं, बट यहाँ के लोग डार्कनेस में हैं। बलराम का कहना है कि इंडिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो एरिया जो लाइट में है और दूसरा एरिया जो डार्क में है। बलराम के हिसाब से जो एरिया सी के अराउंड है, जहाँ से सी गुजरता है, वो एरिया लाइट में है, और जहाँ से रिवर गुजरती है वो सारा एरिया डार्कनेस में है। बलराम का कहना है कि आप इस रिवर गंगा में कभी डुबकी मत लगाइए।
हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का नक्शा हमें दिखाते हैं उसको अपसाइड डाउन कर लीजिए और फिर उस नजरिए से देखिए। वो ये जरूर कहेंगे कि आप इस रिवर में, होली रिवर गंगा में डुबकी लगाएं, बट नहीं, आप कभी भी मत लगाइए। अगर आप इसमें डुबकी लगाएंगे तो इसमें गंदगी के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये वो गंगा है जहाँ पर लोग अपना सारा गंद फेंक देते हैं, फैक्ट्रीज का गंद फेंक देते हैं। यहाँ पर लोगों की डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। बलराम का कहना है कि जब वो 6, 7 या 8 साल का था, एक्चुअली उसे अपनी राइट एज पता ही नहीं है, शायद किसी को भी नहीं पता, उसके माँ बाप को भी नहीं। तब वो एक बार बनारस की गंगा के घाट पर गया। जब उसकी माता का देहांत हुआ था तब उसने देखा कि वहाँ डेड बॉडीज जलाई जाती हैं और जो एशेस बचती हैं वो गंगा में ही प्रवाहित कर दी जाती हैं। इस तरह गंगा को बहुत गंदा कर दिया जाता है। क्या उस गंगा में मिस्टर जबो? नहीं, आप उस गंगा में कभी भी डुबकी मत लगाना। उस समय जो मैंने गंगा का नजारा देखा, मुझे बहुत बुरा लगा और वो पहली बार था जब मैं फेंट हो गया। और उस दिन के बाद मैं कभी गंगा के घाट पर नहीं गया। मैंने वो जगह फॉरेनर्स के लिए छोड़ दी है। बट मिस्टर जबो, आप वहाँ बिल्कुल मत जाइएगा। एग्जैक्टली अगर लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट गया में है। गया से तो आप बाखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि गया ही वो जगह है जहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठकर लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी। वही लॉर्ड बुद्धा जो चाइना तक गए। और आप लोग चाइनीज उनको बहुत मानते हैं, ये मैं जानता हूँ। शायद वो लॉर्ड बुद्धा लक्ष्मणगढ़ से भी निकले होंगे। बट मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ से निकले होंगे तो उन्होंने भाग के इस एरिया को कवर कर लिया होगा और कभी मुड़कर नहीं देखा होगा। खैर, अब जगह के बारे में तो बहुत बात कर ली, लोगों के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मणगढ़ वो गांव है, एक टिपिकल इंडियन गांव, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, जहां पर पानी भी है, जहां के लोगों को एडिक्वेट खाना भी मिलता है, जहां के बच्चों की परवरिश अच्छी सी होती है, बच्चे चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। पर ये सब सिर्फ पेपर्स में है, असलियत कुछ और ही है। वाटर टैप्स सारे टूटे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स सब उखड़े हुए हैं, सिर्फ नाम के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर है। बच्चे बहुत वीक हैं और छोटे भी हैं, लाइट भी ज्यादा नहीं है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन के शिकार हों। और मेरे घर का जो सबसे हेल्दी क्रीचर है वो है बफेलो। वो बफेलो जो हमारे घर के बाहर रहती है, वो बफेलो जिसको एडिक्वेट खाना मिलता है, क्योंकि अगर वो एडिक्वेट खाना खाएगी तो शायद वो ज्यादा मिल्क दे, जिसे बेचकर हमें पैसे मिल जाएं। यहाँ लड़ाई झगड़े, चीखना चिल्लाना ये तो बहुत आम बात है, हर घर में चलता ही रहता है। The Black Fort stands on the crest of a hill overlooking the village. मुझे बाहर के लोगों ने, यूरोपियंस ने, सबने बताया कि ये फोर्ट बहुत सुंदर था, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अब यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर मंकीज रहते हैं या फिर गोट्स और बफलोज चले जाते हैं, और अब यहाँ पर कोई नहीं है। इस फोर्ट के बाहर एक पॉन्ड है, एक बड़ा सा पॉन्ड, जहाँ पर व्हाइट लिलीज हैं, जहाँ पर लोटसेस हैं, जिसमें गाय, भैंस और बाकी पशु पक्षी पानी पीने आते हैं। मिस्टर प्रीमियर, आपको ये जानकर हैरानी तो होगी, बट आई स्टिल मिस दैट प्लेस। Now, Mr. Premier, let's get back to that poster. The suspect was wearing blue-colored check shirt, polyester one, and a orange color polyester one trouser, and maroon sandals. Yuck! A policeman only can say that. A policeman only can describe like that. I was not wearing maroon sandals. I straight away deny that. Though I wanna deny my blue check shirt and orange trouser also, but unfortunately, that was the fact. That was the kind of clothes servants used to wear that time. When the poster was taken, I was a servant only. Though by the evening, I was not at all a servant. I was free and I changed my clothes also.
Yeah, there was a phrase in that poster that still annoy me. The son of Vikram Halwai, a rickshaw puller. इस फ्रेज को मैं चेंज कर मिस्टर विक्रम हलवाई लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे फादर चाहे पुअर थे, बट ही वॉज अ मैन ऑफ करेज एंड ऑनर. He was a very strong man, a man without him I wouldn't be here, who helped me become a gentleman, who wanted me to study hard, who wanted me to become a gentleman. उनके बिना शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल से भागकर जाता था टी शॉप के बाहर, जहाँ मेरे फादर खड़े होते थे. ये टी स्टॉप बस स्टेशन के पास था. यहाँ पर बसेस आती थी, रुकती थी और वहाँ पर रिक्शा पुलर्स की लाइन लगती थी कि बस से उतरने वाले लोग ये रिक्शा लें और हमें कुछ पैसे मिले. बसेस के लिए वेट करते हुए इस टी स्टॉल पे रखी हुई प्लास्टिक चेयर्स पे इन रिक्शा पुलर्स को बैठना अलाउड नहीं था. उनको पीछे जाकर जमीन पर ही बैठना होता था. पर मैंने हमेशा देखा था कि मेरे फादर कभी जमीन पर नहीं बैठते थे. चाहे कितनी भी देर लगे, वो हमेशा खड़े रहते थे, बस का इंतजार करते थे. और इंतजार करते हुए तभी कार का हॉर्न बजता था. एक व्हाइट एम्बेसडर आके रुकती थी. उस एम्बेसडर कार का दरवाजा खुलता था और एक आदमी जिसके हाथ में एक नोटबुक होती थी वो बाहर आता था. बाकी रेगुलर कस्टमर्स तो अपना खाते पीते रहते थे, पर सारे रिक्शा पुलर्स एक लाइन में खड़े हो जाते थे. ये जो आदमी नोटबुक लेकर आता था, ये उस बफलो का असिस्टेंट था. बफलो बफलो वो आदमी जो उस कार में बैठा होता था, मोटा, काला, बिल्कुल भैंस के जैसा, और उसके लैप में एक शॉटगन रखी रहती थी. वो लक्ष्मणगढ़ का लैंडलॉर्ड था और उसका घर लक्ष्मणगढ़ के बाहर था, एक बहुत बड़ा सा घर. इसके अलावा 3 और लैंडलॉर्ड थे और इनकी एपेटाइट और इनके अपीयरेंस के हिसाब से इनके नाम रखे गए थे. एक को तो रावण बुलाया जाता था क्योंकि वो बहुत ही जायंट दिखने वाला था. एक को वाइल्ड बोर क्योंकि वो बहुत ही वाइल्ड था, उसके 2 दांत बाहर निकल रहे थे और शक्ल बहुत ही डरावनी सी थी. ये लोग लक्ष्मणगढ़ के डिफरेंट एरियाज को ओन करते थे. एक रिवर को, और वहाँ पर रिवर में जो लोग भी मछली पकड़ते थे, जो मछुआरे होते थे, सबको अपनी इनकम का एक पार्ट इनको देना पड़ता था. दूसरा लैंडलॉर्ड फील्ड्स को ओन करता था. अब इन फील्ड्स पे अगर आपको काम करना है तो इसको हफ्ता दिए बिना आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते. और ये तीसरा बफलो जो व्हाइट एम्बेसडर में बैठा था, ये सबसे ज्यादा ग्रीडी था. रोड्स और रिक्शास इन सबको ये ओन करता था. अगर आपको रोड पे चलना है, रिक्शा चलाना है, तो आपको जो भी कमाई है उसका 1/3 देना पड़ेगा. कम से कम 1/3. 1/3 से कम में ये बिल्कुल भी नहीं मानता था. और मैं स्कूल से इनके पास जाता था, इनके साथ खेलता था, इनके साथ मस्ती करता था. कभी कान खींचता, कभी गाल खींचता और अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करता. तुम अमीर लोगों की बॉडी कितनी सॉफ्ट होती है, बट हम गरीब लोगों की ऐसी नहीं होती. उनकी बॉडी बहुत ही हार्ड और रैश होती है. मैं अपने फादर के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करता था. लक्ष्मणगढ़ के बहुत से लोग बसेस में इधर उधर चले जाते थे काम ढूंढने के लिए, बट मेरे फादर यहीं पर रहे और अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते रहे. पता नहीं आपके चाइना में रिक्शा पुलर्स होते भी हैं या नहीं, पर आप यहाँ इंडिया में देखिए, पॉश एरियाज में रिक्शास अलाउड नहीं होते. बट हाँ, चांदनी चौक या ऐसे छोटे मोटे इलाकों में रिक्शा की लाइन लगी रहती है. मेरे फादर भी ऐसे ही एक रिक्शा पुलर थे, बट ही वॉज अ मैन ऑफ प्लान्स एंड आई वॉज हिज प्लान. एक दिन वो घर गए और सबके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगे. उन्हें पता चल गया था कि आज मैं स्कूल नहीं गया, इनफैक्ट कुछ दिनों से नहीं जा रहा. वो मेरी दादी माँ पे चिल्लाने लगे कि तुम इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती, तुम्हें पता नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मुन्ना पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने, वो मेरी तरह रिक्शा ना चलाए, और तुम इसे स्कूल भी नहीं भेजती. दादी माँ, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने इस लाडले को पूछो. ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ खाता है और पड़ा रहता है. मैं तो कहती हूँ कि इसे चाय की दुकान पर ले जाओ और इससे काम करवाओ, कुछ पैसे तो कमाएगा. पिताजी, नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि ये पढ़े लिखे. दादी माँ,
पर ये स्कूल ही नहीं जाता तो पढ़ेगा क्या? तुम्हें पता भी है तुम्हारा लड़का कितना कायर है। और फिर आसपास की सारी आंटियां इकट्ठी हो गई और पिताजी को मेरी कायरता की कहानी सुनाने लगी। मैं जो कि छिपकली से बहुत ज्यादा डरता था। मुन्ना की क्लास में एक बड़ा सा कबर्ड था, पता नहीं किस लिए, पर हाँ उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और एक दिन उसमें से एक छिपकली बाहर आई। वो छिपकली मोटी ताजी लाइट ग्रीन कलर की, कम से कम 2 फुट लंबी। किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया तब तक जब तक उन्होंने मुन्ना की शक्ल नहीं देखी। उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे। सब बच्चों ने उसे देखा और कहानी समझ गए। उसके बाद क्या था, मुन्ना को दीवार के साथ लगाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए गए और एक लड़का उस छिपकली को अपने हाथ में उठाकर लेकर आया। उस छिपकली की जीभ बाहर निकली हुई थी और वो घूरती आंखों से मुन्ना की तरफ देख रही थी। मुन्ना बहुत डर गया था, चिल्ला रहा था, पर बाकी लोग वो सब हंस रहे थे। उनको बहुत मजा आ रहा था ये देखकर। और फिर उस छिपकली को बिल्कुल मुन्ना की आंखों के सामने, उसके मुंह के सामने ले आया गया। और ये फिर दूसरी बारी थी जब मुन्ना फेंट हो गया। जब मुन्ना ने ये बात अपने फादर को बताई, अपने पिताजी को बताई, तो वो हंसे नहीं। उन्होंने बहुत सीरियसली कहा, अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा। और फिर अगले दिन वो मुन्ना के साथ स्कूल गए। और जब पिताजी यहाँ स्कूल में आए तो उन्होंने उस लिजर्ड को देखा। अच्छा ये है वो मॉन्स्टर, इसकी वजह से तुम स्कूल में नहीं आते। और वो लिजर्ड की तरफ बढ़े। मुन्ना, नहीं नहीं पापा उसको मारना मत। पर वो कहाँ सुनने वाले थे, वो लिजर्ड की तरफ ही बढ़ रहे थे। उन्होंने एक डंडा लिया और लिजर्ड के ऊपर जोर से वार किया। वो लिजर्ड छटपटाने लगी। मुन्ना, नहीं नहीं पापा प्लीज 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 पापा प्लीज मारो मत, प्लीज पापा प्लीज। और पर उन्होंने मुन्ना की एक ना सुनी और उसको बिल्कुल मारकर कमरे से बाहर फेंक दिया और जोर से कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी गधों की तरह जिया हूँ। एक गधे की जिंदगी बिताई है मैंने। मैं चाहता हूँ कम से कम तुम एक इंसानों की जिंदगी बिताओ, तुम एक इंसान बन जाओ। What was being a man? Actually मिस्टर प्रीमियर, उस समय मुझे उसका मतलब भी नहीं पता था। हमारे गांव का एक लड़का था जो कि कंडक्टर बन गया था। बस में एक खाकी कलर की यूनिफॉर्म और हाथ में सिल्वर कलर की विसल। वो ऐसे बनता था जैसे कि बहुत बड़ा आदमी बन चुका हो। उसे देखकर हम सबको बहुत फक्र होता था और हम उसके जैसा बनना चाहते थे। हमें उसे देखकर लगता था he is a real man, the first entrepreneur I have ever seen। वो जब जोर से विसल बजाता था और बस शुरू हो जाती थी, सारे लोग बस के पीछे भागने लगते थे। हम सारे छोटे छोटे बच्चे और हम ये कहते थे कि हमें भी बस में ले चलो, बट वो हम सबको गुस्से से मुंह दिखाकर बस के साथ चला जाता था। तो तब मुझे लगता था that he actually is a real man। यहाँ पर अभी बलराम वो पोस्टर ही डिस्क्राइब कर रहा है जो पोस्टर पुलिस ने उसका लगाया था। इन द धोलाकुआ एरिया ऑफ न्यू दिल्ली नियर द मॉरियस शेरेटन होटल। मिस्टर प्रीमियर, ये होटल अंदर से कैसा है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरे एक्स एम्प्लॉयर अशोक सर वो अपनी लेट नाइट एक्टिविटीज के लिए, लेट नाइट ड्रिंकिंग के लिए, पार्टीज के लिए इस होटल में जाते रहते थे। इसके बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट है विच इज सपोज टू बी वेरी गुड। मिस्टर प्रीमियर, जब आप दिल्ली जाएं तो इस रेस्टोरेंट को जरूर ट्राई करना। द मिसिंग मैन was employed as the driver of Honda City vehicle at the time of alleged incident. In this case, an FIR has been registered, FIR number 438/05 in Dholakua. He is also believed to be in possession of a bag filled with a certain amount of cash. यहाँ पर उन्हें बैग का कलर तो जरूर बताना चाहिए था।
कलर के बिना इस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं। नो डाउट दैट आई हैड नेवर बीन कॉट। इस बैग में अ सडन अमाउंट ऑफ मनी? नहीं प्रीमियर सर, उसमें 7 लाख रुपए थे और ये बात पुलिस को जरूर पता थी। फिर भी उन्होंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया। मुझे नहीं पता कि 7 लाख रुपए चाइनीज में कितना होता है, बट हाँ बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा पैसा, जो 10-12 मैकिन्टॉश लैपटॉप तो जरूर खरीद सकता था। यहाँ पर इन्हें कुछ तो मेरे स्कूल, मेरी एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए था। क्यों? उनको बताना चाहिए था ना कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कहाँ से स्कूलिंग की है। If the villages of India are a paradise, then the schools of these villages are actually a paradise in a paradise. हमारे स्कूल में हर बच्चे को लंच में मील मिलना चाहिए, रोटी दाल सब्जी, पर हमने कभी ये रोटी दाल सब्जी नहीं देखी और सबको पता है कि ये लंच का पैसा हमारे टीचर्स ने चोरी किया और उनके पास भी इसके लिए एक वैलिड रीजन है। उनका कहना है कि उन्हें 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो अब वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं? टीचर्स का कहना था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तब तक स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि हमें हमारी सैलरी नहीं मिल जाती। एक बार एक ट्रक भी देखा गया, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म आई, पर वो यूनिफॉर्म हमें कभी नहीं मिली। हाँ, साथ वाले गांव में बेचने के लिए जरूर पहुंच गई। कोई भी टीचर को इस सब के लिए ब्लेम नहीं करता था, क्योंकि हर किसी को पता था हर कोई इसी दौर से गुजरा था। पर एक दिन एक बहुत ही पढ़ा लिखा दिखने वाला इंसान, बिल्कुल सूटेड बूटेड, हाथ में केन लिए हुए हमारे स्कूल की तरफ आ रहा था। सारे बच्चे भागकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए किताबें लेकर। ये एक सरप्राइज इंस्पेक्शन थी। उस इंस्पेक्टर ने टीचर को दीवारों में होल्स दिखाए, वो लाल लाल पान की पीके लगी हुई गंदी दीवारें, वो सब दिखाई, और टीचर साइड में खड़ा हुआ। सॉरी सर, सॉरी सर। इंस्पेक्टर, देयर आर नो डस्टर्स इन द स्कूल। वेयर आर द यूनिफॉर्म्स ऑफ द चिल्ड्रन? हाउ मच मनी हैव यू स्टोलन फ्रॉम द स्कूल? The teacher was quiet. He took a chalk and wrote few sentences on the board and told the children to read them. No one in the class could read those lines. Then the teacher told me, Balram, you read it. Then the teacher said, he is the most intelligent boy of our class, so he can read. And I stood up and started reading. We live in the glorious land. Lord Buddha received enlightenment in our land. River Ganga gives life to our plants, our animals, and our people. We are grateful to the God that we are born in this land. Inspector, good. And who was Lord Buddha? Munna, sir, the enlightened man. Inspector, enlightened God. And then he wrote Balram's name on the blackboard and showed him his wristwatch. So, Balram, what is the time? And I read the time. He asked few more questions to which I answered correctly. Inspector, तुम इन पागल बुद्धू बेवकूफ बच्चों के बीच में एक अलग ही बहुत इंटेलिजेंट और बहुत दिमाग वाले लड़के हो। वो एनिमल कौन सा होता है जो जंगल में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, कभी कभी दिखाई देता है? मुन्ना, सर, व्हाइट टाइगर। यस, दैट्स व्हाट यू आर। You are a white tiger. Munna, a white tiger? Inspector, yes, that's what you are, a white tiger in this jungle. और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने ये भी कहा कि मैं पटना के एक हाई स्कूल में लिखूंगा, क्योंकि तुम्हें एक रियल स्कूल में जाके रियल एजुकेशन लेनी चाहिए। तुम इंटेलिजेंट हो और तुम डिजर्व करते हो। और उन्होंने जाते हुए मुझे एक गिफ्ट भी दिया, एक बुक जिसका टाइटल मुझे अभी तक याद है, Lessons for Young Boy from the Life of Mahatma Gandhi. And that's how I became a white tiger. इसके बाद मेरा चौथा और पांचवा नाम भी हुआ, बट उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सारे बच्चों के सामने आप सारे जवाब दे दे, अगर टीचर आपकी तारीफ करे और इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन के लिए आए हैं वो आपको स्कॉलरशिप दिलाने की बात करे, तो ये सब एक बहुत अच्छी न्यूज है। All this makes a very good news, but in our country, in our town, in our village, एक अच्छी न्यूज को बुरी खबर बनने में कोई टाइम नहीं लगता।
जी हाँ मिस्टर प्रीमियर, ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। हमारी फैमिली में एक मेरी कजिन थी जिसका पड़ोस के किसी लड़के के साथ अफेयर हुआ। उसकी वजह से उसकी शादी जल्दी में करानी पड़ी, और लड़की की शादी करना मतलब ढेर सारी डॉरी, खूब सारा पैसा देना पड़ा, स्कूटर देना पड़ा, और उस सब के लिए बहुत सारा लोन लेना पड़ा। और इस सब का नतीजा मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि जहाँ से लोन लिया वहाँ लोन चुकाने के लिए मुझे काम पर लगा दिया गया। और फिर मैं जो स्कूल में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, उसकी पढ़ाई यहीं पर रोक दी गई। मेरा कजिन किशन मुझे अपने साथ दुकान पर ले गया और वहाँ मुझे कोयला तोड़ना सिखाया गया और काम करना सिखाया गया। उसके बाद मेरे स्कूल के बच्चे वहाँ से निकलते और जोर जोर से मेरे ऊपर हंसते। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कौन होता है? वो जो कोयला तोड़ सके। और इस तरह मेरा मजाक उड़ाते हुए वहाँ से निकल जाते। मुझे ये कोयला तोड़ने में बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मेरे कजिन ने कहा, तुम्हें ये काम करना अच्छा नहीं लग रहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें दुख हो रहा है स्कूल छोड़ने पर? मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा, इस कोयले को इस तरह तोड़ो जैसे कि तुम मेरा सर तोड़ रहे हो। और फिर वो कोयला तोड़ना मेरे लिए आसान हो गया। इस तरह मेरे स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई और मेरा काम करने का टाइम आ गया। अब मैं इस टी शॉप में काम करने लगा। वो एक चाय की दुकान में चाय बेच रहा था। उसके स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे और यही व्हाइट टाइगर की उपाधि, जो उसके लिए प्राउड फील करने की बात थी, अब एक शर्म की बात बन गई थी। लाइफ कितनी अनसर्टेन हो सकती है, ये शायद एक गरीब आदमी अमीर आदमी से ज्यादा बेहतर जानता है, क्योंकि लाइफ तो हम सबकी अनसर्टेन है, पर उनकी लाइफ की अनसर्टेनिटीज उनकी जिंदगी को पूरा उलट पुलट कर रख देती है, पूरा बदल कर रख देती है। जैसे कि ये मुन्ना, इसकी जिंदगी, जहाँ इसके पिताजी ने सपना देखा था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा, आगे बढ़ेगा, और ये जिंदगी वो नहीं जिएगा। पर उसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। फिलहाल वो अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर चाय बेच रहा है, अपनी किस्मत को रो रहा है। बट हाँ, इसने हिम्मत वो कभी नहीं छोड़ी। इसने आगे बढ़ने की वो चाह, वो भूख उसको कभी जाने नहीं दिया। इसने हमेशा यही सोचा कि मुझे कुछ करना है, कैसे भी करके आगे बढ़ना है, एक अच्छा इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है, कुछ तो अलग करना है। और इस भूख के चलते वो वहाँ पर जो लोग बातें करते थे उनकी कान लगाकर बातें सुनता था कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए। अभी उसे कोई क्लू मिला भी नहीं था कि एक और मुसीबत का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा। Balram's father, he was not well from a long time, but that day he was spitting blood. उनके मुंह में से खून निकल रहा था, उनको खून की उल्टी हो रही थी। लक्ष्मणगढ़, जहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, दो from the last 3 elections, politicians were promising to make hospitals in different areas of Lakshmangarh. They even laid down the foundation stones for them, but none of them actually existed. That day, when Balram's father was not at all well, Balram and his cousin Krishna took him to the hospital on the other side of the river. ये लोग वहाँ पर बोट से जा रहे थे। बीच में उसके फादर को बार बार खून की उल्टी हो रही थी। ये लोग पानी से उनका मुंह बार बार धो रहे थे, पर ये पानी वो भी तो पॉल्यूटेड ही था, और इसकी वजह से उनको और ज्यादा खून की उल्टी हो रही थी। जब ये रिवर के उस साइड पर पहुँचे तो एक रिक्शा पुलर ने बलराम के फादर को पहचान लिया और वो इन तीनों को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले आया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, शायद आप उसकी कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होंगे, पर यहाँ लक्ष्मणगढ़ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसकी कंडीशन के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। बाहर एनिमल्स बैठे थे, गायें, भैंसे, बकरियां, उन सब के गोबर पड़े हुए थे। हर जगह बदबू आ रही थी। बिल्डिंग के दरवाजे, खिड़कियां सब टूटे हुए थे। और जब ये लोग अंदर गए तो अंदर का नजारा
वो तो बहुत ही खराब था। सारे बेड्स भरे हुए थे, जगह जगह पर लोग जमीन पर बैठे हुए थे और डॉक्टर का कोई नामो निशान नहीं। पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी बलराम ने वहाँ के वार्ड बॉय को 10 रुपए दिए। तब उसने बताया कि डॉक्टर शायद शाम को आए। अब इनको बिठाएं कहाँ, ये परेशानी थी। तभी इन्होंने देखा कि एक मुस्लिम आदमी जो कि जमीन पर अखबार बिछाकर बैठा है, जिसके पैर में से खून निकल रहा है। उसने वहीं पास में एक और अखबार बिछा दिया और वहाँ बलराम ने अपने पिताजी को लिटा दिया। और फिर 2 लड़कियां आ गईं। दोनों को जॉन्डिस था। दोनों एक दूसरे को अपनी बीमारी का दोषी ठहरा रही थी। तेरी वजह से मुझे जॉन्डिस हुआ, तेरी वजह से मुझे हुआ है, तुझे पहले हुआ था। खैर, हुआ किसी को भी पहले हो, मरना तो अब दोनों को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इलाज होने नहीं वाला। इनको देखते देखते और लोग भी आ गए। अखबार बिछते गए, लोग बैठते गए। तभी बलराम ने उस मुस्लिम आदमी से पूछा, अंकल, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है? तो वो मुस्लिम आदमी हंसने लगा। उसने कहा, बेटा, ये सरकारी अस्पताल है, तुम्हें क्या पता यहाँ क्या होता है। यहाँ के इस डॉक्टर की सीट को भरने के लिए 4-4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 4 लाख? और नहीं तो क्या बेटा, ये सब इन पॉलिटिशियंस का कमाल है। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पर नौकरी लेने के लिए एक डॉक्टर पॉलिटिशियन के पैरों में पड़ता है, उसको पैसे देता है और फिर पॉलिटिशियन उसे यहाँ का डॉक्टर बना देता है। अब ये सरकारी अस्पताल है, आना ना आना कोई जरूरी नहीं। वो डॉक्टर यहाँ पर मुफ्त में तनख्वाह ले सकता है और प्राइवेट कहीं काम करके और पैसे कमा सकता है। अब यहाँ की हाजिरी का देखो तो, पॉलिटिशियन को पैसे चढ़ाओ और हाजिरी लग गई। इन दोनों लड़कियों का जॉन्डिस का इलाज भी हो गया, मेरा पैर का ऑपरेशन भी हो गया, तुम्हारे फादर का इलाज भी हो गया। पर हुआ सब कुछ कहाँ? सिर्फ किताबों में। एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ। देखेगा कौन? कौन इंक्वायरी करेगा? कोई भी नहीं। जब वो ये सब कुछ समझा रहे थे तो आसपास वार्ड बॉयज भी इकट्ठा हो गए और उनकी हाँ में हामी भरने लगे। फिर किशन ने पिताजी को कुछ खिलाने की कोशिश की, पर उनको खून की उल्टी हुई। और ये देखकर वहाँ के लोग पिताजी से दूर जाने लगे। एक ने कहा, इनको टीबी है क्या? बलराम, पता नहीं, डॉक्टर आएगा तो बताएगा, पर हाँ, कुछ दिनों से इनको खांसी हो रही है। दूसरा आदमी, नहीं नहीं, इनको टीबी ही है, मैंने देखा है, रिक्शा चलाने वालों को अक्सर टीबी हो जाता है, शायद कमजोरी की वजह से या ज्यादा मेहनत करने की वजह से। किशन, पता नहीं अंकल, पर हाँ, इनकी हालत खराब है, जल्दी से डॉक्टर आ जाए और इनका इलाज हो। शाम के 6 बज गए पर डॉक्टर नहीं आया। हाँ, पिताजी को उनकी बीमारी से छुट्टी जरूर मिल गई। जी हाँ, इस तरह बलराम के पिताजी का देहांत हो गया। ये दोनों डेड बॉडी को घर ले आए और वहाँ क्रिमेशन सेरेमनी हुई और उसके 1 महीने बाद किशन की भी शादी करा दी गई। जहाँ लड़की की शादी में दहेज देना पड़ता है, वहीं लड़के की शादी उसमें दहेज मिलता है। देना तो मुसीबत है, पर लेने में बड़ा मजा आता है। इसी तरह किशन की शादी में भी 5,000 रुपए कैश, एक गोल्ड चेन और एक चमचमाती हुई हीरो की साइकिल मिली। ये सब सोचकर तो आज भी बलराम कहता है कि मेरे मुंह में पानी आ जाता है। खैर शादी बहुत अच्छी थी और सामान भी अच्छा मिला, पर किशन को 2 हफ्ते मिले अपनी बीवी के साथ स्पेंड करने के लिए। सारा सामान दादी माँ ने ले लिया और फिर 2 हफ्ते बाद किशन, मुकेश और बलराम, इन तीनों को धनबाद भेज दिया गया काम करने के लिए। अब यहाँ पर इन तीनों ने काम ढूंढा और फिर एक चाय की दुकान पर काम करने लगे। उस टी शॉप ओनर ने लक्ष्मणगढ़ से सुना हुआ था किशन के बारे में कि वो एक बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट इंसान है। शुक्र है कि उन्होंने बलराम के बारे में कुछ नहीं सुना था, वरना शायद ये नौकरी ना देते। खैर, अब ये तीनों यहाँ पर चाय की दुकान में काम कर रहे थे। लक्ष्मणगढ़ में जहाँ की किशन, जो कि लॉयल था, ऑनेस्ट था और
फुल डेडिकेशन के साथ काम करता था। वही बलराम, he did his job with total dishonesty, lack of dedication and insincerity. वो वहाँ पर टेबल साफ करने की बजाय, कोल्स क्रश करने की बजाय लोगों की बातों में ध्यान देता था, उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता था, आसपास क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करता था। वहाँ के ओनर को बलराम की इस हरकत का अंदाजा था और जब भी वो देखता था कि बलराम टेबल साफ करने की बजाय लोगों की बातों में ध्यान दे रहा है, तो वो बलराम को जोर से थप्पड़ मारता था और उसे खूब डांट पड़ती थी। फिर एक दिन बलराम को काम से निकाल दिया गया और उसके बाद लक्ष्मणगढ़ में किसी ने बलराम को काम नहीं दिया और बलराम की ही वजह से इन तीनों को अब जाकर धनबाद में काम ढूंढना पड़ा। धनबाद लक्ष्मणगढ़ की तरह नहीं था, वो एक टाउन था। यहाँ पर पास ही में कोल माइंस थी और इन्हीं कोल माइनर्स को बलराम बहुत अच्छे से अटेंड करता था क्योंकि वो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। और इसी धनबाद के इसी टी स्टॉल में रहकर एक दिन बलराम की जिंदगी बदल गई। उसकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आ गया। बलराम जो टी शॉप में काम कर रहा था, टेबल साफ कर रहा था, तभी उसने दो लोगों की बातें सुनी। एक माइनर दूसरे माइनर को कह रहा था, यार मेरे को लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत गलती की जो मैं इस माइनिंग जॉब में आ गया। दूसरा, अच्छा तो फिर तू क्या करता, पॉलिटिशियन बनता क्या? नहीं नहीं यार, पॉलिटिशियन नहीं। तुम्हें पता है आजकल लोग कार चलाना सीख रहे हैं और ड्राइवर बन रहे हैं। ड्राइवर की तनख्वाह जानते हो, 1700 रुपए महीना। और किशन जिसके हाथ में कपड़ा था टेबल साफ करने के लिए, उसने वो कपड़ा वहीं छोड़ा और वो भाग के किशन के पास चला गया जो दूसरी टेबल पर कपड़ा मार रहा था। किशन किशन जल्दी सुन, मुझे तुझसे बात करनी है। तो किशन ही वो इंसान है जो बलराम की सक्सेस का कहीं न कहीं जिम्मेदार है। बलराम के फादर की डेथ के बाद किशन ने ही उसका ध्यान रखा, पर किशन के अंदर वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स, वो सब आगे बढ़ने की भूख, वो कुछ भी नहीं था। तो बलराम ने किशन को कहा, मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ। किशन, तुम भूल गए दादी माँ की बात? दादी माँ ने कहा था कि चाय की दुकान पे ईमानदारी से काम करना और हम यही करेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। पर बलराम ने ठान लिया था और वो बाहर गया, टैक्सी ड्राइवर्स के हाथ जोड़े, पैर जोड़े, उनसे विनती की कि कोई उसे कार चलाना सिखा दे। पर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। कार चलाना सीखने के लिए चाहिए थे बलराम को 300 रुपए। 300 रुपए जो बलराम के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। अब ये पैसे आखिर आएंगे कहाँ से? बलराम ने देखा कि लोग कंस्ट्रक्शन की साइट्स पर काम कर रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, ईंट पत्थर ढो रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं। तो बलराम ने सोचा कि मैं भी ये कर लेता हूँ। बलराम कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और उधर मैनेजर से बात की। मैनेजर ने बलराम को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम यहाँ काम करोगे? यू आर सो थिन, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, यू कैनॉट वर्क हियर। बलराम, सर मेरा शरीर जरूर दुबला है पर मेरे अंदर ताकत बहुत है, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। और उस मैनेजर ने बलराम को खींच के एक थप्पड़ मारा और बलराम जमीन पर गिर गया। बलराम रो रहा था और वहीं पड़ा हुआ था। तभी किशन और मुकेश आए। ओ, तो हमारा व्हाइट टाइगर यहाँ इस तरह पड़ा है, चल चल उठ, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। बलराम, अच्छी खबर? हाँ, दादी माँ तेरे इन ड्राइविंग क्लासेस के लिए पैसे देने को तैयार हो गई है। क्या सच कह रहे हो? हाँ, पर एक शर्त है। दादी माँ का कहना है कि तुम बहुत लालची हो। अगर तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम अमीर होने के बाद दादी माँ को नहीं भूलोगे, उनको पैसे देना नहीं भूलोगे, तो वो आज तुम्हें ये पैसे देने को तैयार हैं। बलराम, नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं सारे पैसे उनके पैरों में ले जाकर रख दूंगा। इस तरह बलराम की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। बलराम ने ड्राइविंग सीखना शुरू किया और ड्राइविंग सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर ढूंढना, वो भी बलराम के लिए एक चैलेंज था। बलराम ने एक टैक्सी ड्राइवर से बात की, उसे कार सिखाने के लिए। उस ड्राइवर ने पूछा, तुम्हारा नाम? सर, बलराम हलवाई। हलवाई? तुम लोग स्वीट्स बनाते हो, मिठाइयाँ बनाते हो, ये कार चलाना मिठाई बनाने जैसा आसान नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है। उसके लिए खून में जोश होना चाहिए। मुस्लिम्स, राजपूत, सिख्स,
इन सब के खून में एक एग्रेशन होता है, ये ही कार चला सकते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बलराम, प्लीज सर आप ट्राई कीजिए, मैं सीख जाऊंगा। आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा सर, आप कोशिश तो कीजिए। तो फिर सिर्फ 300 रुपए नहीं, साथ में बोनस भी लगेगा। ये कहकर उस ड्राइवर ने बलराम को कार चलाना सिखाना शुरू किया। और जब भी बलराम कोई गलती करता तो वो एक मुक्का मारता बलराम की कान पे। तुम्हारे बस की नहीं है, जाओ जाओ मिठाइयाँ ही बनाओ, ये कार चलाना इतना आसान नहीं है। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से और इतना परेशान करते हैं। बलराम चुपचाप सब कुछ सुनता, क्योंकि उसे ये कार चलाना हर कीमत पे सीखना ही था। अब ये कार सीखने के साथ साथ बलराम को फ्री का मैकेनिक भी बना दिया गया। वो जितना कार के अंदर रहता था उससे ज्यादा कार के नीचे, कभी किसी कार में कुछ ठीक कर रहा है, कभी किसी कार में कुछ। और इस तरह बलराम आखिरकार एक ड्राइवर बन ही गया। जब बलराम ने फाइनली उस ड्राइवर को पैसे दिए अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो उस ड्राइवर ने कहा कि सिर्फ कार चलाना सीख जाना ही काफी नहीं है, उसके लिए तुम्हें समझना होगा कि ये रोड एक्चुअल में एक जंगल है, यहाँ पर आपको हमेशा लड़ना पड़ता है। तो हमेशा इस जंगल में शेर की तरह बनकर रहना, ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहे फॉलो करना, पर किसी को अपने से आगे मत निकलने देना। और फिर उस ड्राइवर ने बलराम की पीठ थपथपाते हुए कहा, सच कहूँ तो तुम एक सरप्राइज पैकेज हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इतना अच्छा सीख जाओगे। चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो यहाँ से शुरू हुई बलराम की जिंदगी की अगली स्ट्रगल। अब मुश्किल ये थी कि बलराम, जो कि एक नौसिखिया ड्राइवर है, उसे नौकरी कौन देगा। बलराम ने उसी ड्राइवर से पूछा, क्या आप यहाँ टैक्सी ड्राइवर से नहीं पूछ सकते कि कोई मुझे नौकरी दे दे, मैं शुरू में फ्री में काम करने को भी तैयार हूँ। तो उस ड्राइवर ने कहा, बहुत हो गया, चलो चलो अब यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें कोई नौकरी वोकरी नहीं दिला सकता। अब बलराम क्या करे, वो एक घर से दूसरे घर लोगों के पास जा रहा था और पूछ रहा था कि क्या आपको ड्राइवर चाहिए, और लोग बाहर से ही निकाल देते थे, उसकी पूरी बात सुनते तक नहीं थे। पर इस तरह दरवाजे दरवाजे जाने से कभी नौकरी नहीं मिलती। आपको घर में किसी को जानना चाहिए, कोई जान पहचान होनी चाहिए, तभी आपको कोई नौकरी देता है। अब ये चाहे दुखद है, पर मिस्टर प्रीमियर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पूरा दिन सुबह से शाम तक बलराम कोशिश करता नौकरी पाने के लिए, और शाम को थक कर चूर होके जब वापस आता तो जैसे उसकी आंखों में आंसू होते। पर यहाँ किशन उसका हमेशा साथ देता और कहता, कोई बात नहीं, शायद कल मिल जाए, शायद कल ही वो दिन, तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर नौकरी मिलेगी, बस कोशिश करते रहो। और फिर बलराम एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, पांचवे घर, छठे घर, बस चक्कर ही काटता रहा। 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद आखिर बलराम एक घर में जा पहुंचा। वो घर जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थी, बिल्डिंग बहुत बड़ी थी और गेट पर एक नेपाली चौकीदार था। उस नेपाली चौकीदार ने बड़े ही रूखे अंदाज में पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए। बलराम उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल पेस्ट की और कहा, सर आपको ड्राइवर की जरूरत है, मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, एक्चुअली अभी रिसेंटली ही मेरे मास्टर की डेथ हो गई। तो नेपाली, चलो चलो निकलो यहाँ से, हमारे पास ड्राइवर है, हमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं। और बलराम वहाँ से जाने ही लगा, तभी उसने ऊपर देखा और टेरेस पे उसे एक आदमी दिखाई दिया। He swears to God कि उस एक मोमेंट में जब उसने उस आदमी को देखा तो बलराम को दिल में कहीं ना कहीं ये लग गया कि यही मेरा मास्टर होगा, मैं इसी आदमी के लिए गाड़ी चलाऊंगा। और बलराम कोशिश करने लगा कि वो आदमी बलराम को देख ले और नीचे आ जाए। तो बलराम उस नेपाली चौकीदार को बोलने लगा, सर मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं कभी स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, चोरी नहीं करूँगा। नेपाली, सुना नहीं तुमने, हमारे पास ड्राइवर है। सर आप मेरी बात सुनिए तो, मैं भगवान को मानता हूँ, अपनी फैमिली को प्यार करता हूँ, मैं एक अच्छा ड्राइवर साबित हूँगा। नेपाली, पागल है क्या, तुझे समझ नहीं आता, हमें ड्राइवर नहीं चाहिए। बलराम, मैं अपने मास्टर्स की बातें इधर उधर नहीं करता, कभी भी किसी की बात किसी को नहीं बताता, चोरी बिल्कुल नहीं करता। और तभी दरवाजा खुला। वो
वो आदमी तो नहीं था जो कि टेरेस पे है, पर हाँ एक ओल्ड मैन था। उसने उस नेपाली चौकीदार से पूछा, राम बहादुर यहाँ पर क्या हो रहा है? राम बहादुर, कुछ नहीं सर, ये आदमी भीख मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। तभी बलराम ने गेट खटखटाया और कहा, नहीं सर, मैं भीख नहीं मांग रहा सर, मैं आपके गांव से हूँ, मैं लक्ष्मणगढ़ का हूँ। और उस ओल्ड मैन ने बहुत देर तक बलराम की तरफ देखा। उसके बाद राम बहादुर को कहा, इस लड़के को अंदर आने दो। और वो एक मोमेंट था, बलराम भागा और उस ओल्ड मैन के पैरों में गिर गया और उसके पैरों को चूमने लगा, रोने लगा, भीख मांगने लगा, सर मैं आपके गांव का हूँ सर, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो उस आदमी ने बलराम को उठाते हुए कहा, क्या तुम सचमुच लक्ष्मणगढ़ के हो? और उस टाइम तक ऊपर से वो आदमी भी आ गया था जो कि छत पर था। हाँ सर, मैं सच में लक्ष्मणगढ़ का हूँ, मैं वहाँ पर उस चाय की दुकान में काम करता हूँ जहाँ पर आप चाय पीने आते थे। और उस ओल्ड मैन ने कहा, अच्छा वो लक्ष्मणगढ़, वहाँ के लोगों को क्या मैं अभी भी याद हूँ? बलराम, हाँ सर, सब आपको बहुत याद करते हैं, सब कहते हैं कि जब से आप नहीं आते जैसे गांव में रौनक ही नहीं है। और फिर उस आदमी के चेहरे पर एक हंसी आ गई। उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा और कहा, अशोक देखा, ये गांव के लोग, इनके अंदर कितना प्यार है, जाओ जरा मुकेश को बुलाओ, इसको देखते हैं। और बाद में बलराम को पता चला कि ये उसकी लाइफ का लकीएस्ट डे था। उस दिन उस घर में गया जिस दिन अशोक सर, जो कि उस आदमी के छोटे बेटे थे, वो यूएसए से आए थे और उन्हें उसके लिए एक ड्राइवर की जरूरत थी। और बलराम उसी राइट टाइम पर राइट जगह पर पहुंच गया और उसे ये नौकरी मिल गई। तो इस तरह बलराम की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। सफलता की तरफ उसने एक और कदम बढ़ा लिया। कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिटेस्ट का मतलब आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी नॉलेज नहीं है, आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर भी होनी चाहिए, दूसरे को बेवकूफ बनाने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अगर आपके अंदर ये सारी पावर्स है ना, तो नॉलेज थोड़ी कम हो तो चलेगा, क्वालिफिकेशन थोड़ी कम हो चलेगा, कैलिबर थोड़ा कम हो चलेगा, बट हाँ कन्विंसिंग पावर वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उस टाइम उनके घर में 2 कारें थी, एक मारुति सुजुकी जो इंडिया में उस टाइम हर रोड पर पता नहीं कितनी देखने को मिलती थी, और दूसरी थी ऑटोमेटिक होंडा सिटी। अब मारुति सुजुकी जो कि ड्राइवर के हिसाब से चलती थी, होंडा सिटी का अपना दिमाग है, वो अपने हिसाब से चलती है, पावर स्टीयरिंग है, बेस्ट फीचर्स हैं। अब अगर उन लोगों ने बलराम को होंडा सिटी में टेस्ट देने को कहा होता तो शायद उसको ये नौकरी नहीं मिलती, पर लक उस दिन बलराम के साथ था और उन्होंने बलराम को मारुति सुजुकी चलाने को कहा। अशोक सर और वो ओल्ड मैन पीछे बैठ गए और आगे मुकेश सर बैठ गए, उनके बड़े बेटे। अब आधे घंटे तक इन्होंने बलराम से गाड़ी चलवाई और आधे घंटे के बाद कहा, चलो अब वापस ले लो। और फिर ओल्ड मैन ने कहा, नॉट बैड, दिस मैन इज कॉशियस एंड ड्राइव्स वेल। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सर बलराम हलवाई। बलराम हलवाई। उन्होंने मुकेश की तरफ देखा, ये टॉप कास्ट है या बॉटम? अब बलराम ने अपना दिल थाम लिया, क्योंकि उनके इस जवाब के ऊपर बलराम की ये नौकरी टिकी थी। मिस्टर प्रीमियर, भारत में कास्ट बहुत मैटर करती है। अब जैसे मेरी कास्ट हलवाई है तो कोई भी स्वीट शॉप ओनर मुझे फटाफट से नौकरी दे देता है, ये सोचकर कि ये हलवाई है तो इसे मिठाई बनानी तो आती होगी। पर ऐसा क्यों नहीं है? मेरे फादर अगर हलवाई थे तो वो मिठाई क्यों नहीं बनाते थे, वो रिक्शा क्यों चलाते थे? मिस्टर प्रीमियर, ऐसा है नहीं, जो हमारी सरनेम है जरूरी नहीं है कि हम वो ही काम करें, पर फिर भी हमें देखा उसी नजर से जाता है। चाहे आप सर्वेंट अपॉइंट करें या फिर एम्प्लॉय या किसी को भी, उसकी कास्ट आपके लिए बहुत मैटर करती है। अब मुकेश सर का ये जवाब बलराम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वो दिल थाम कर बैठा और मुकेश सर ने कहा, ये तो बॉटम कास्ट है। ओल्ड मैन, चलो बाकी सारे सर्वेंट्स तो अपर कास्ट के ही हैं,
एक आधा बॉटम क्लास का रखने में भी मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, हम इस लड़के को रख सकते हैं। पर मुकेश सर वो थोड़ा रिलक्टेंट थे। उन्होंने कहा, इतनी जल्दी मत करिए पिताजी, पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान ले, इसके परिवार के बारे में जान ले, बाद में कुछ सोचेंगे। मुकेश सर, डू यू ड्रिंक? बलराम, नो 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 सर, इन आवर कास्ट वी डोंट ड्रिंक। अशोक सर, हलवाई, डू यू नो हाउ टू कुक स्वीट्स? बलराम, यस सर, आई एम अ वेरी गुड कुक। ये बस इंडिया में ही हो सकता है कि आपका ड्राइवर आपके लिए खाना भी बनाए, आपका काम भी करे, सफाई भी करे, आपके पैर भी दबाए। ये सब यहाँ इंडिया में ही पॉसिबल है। यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। जो जो काम करता है बस वही करता है, कोई और काम बोलो बिल्कुल नहीं करेंगे। मुकेश सर, रुको रुको, अभी पहले हमें इसकी फैमिली के बारे में जानने दो, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, तुम कितने पैसे लोगे? बलराम, सर आप लोग मुझसे बड़े हैं, मेरे माँ बाप की तरह हैं, आपसे क्या पैसे लेने, आप कुछ मत दीजिए, बस काम पर रख लीजिए। मुकेश सर, 800 रुपए महीना। बलराम, नहीं सर नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप इससे आधे भी दीजिए और चाहे ना भी दीजिए, पैसों से मुझे कुछ नहीं है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए। मुकेश सर, अगर 2 महीने तक हमने तुम्हें रखा तो तुम्हारी तनख्वाह 1500 रुपए कर दी जाएगी। अब ये सुनकर तो बलराम बहुत खुश हुआ, उसकी तो जैसे लॉटरी निकल गई, और उसने फटाफट से हाँ कह दिया। पर मुकेश सर वो अभी भी रिलक्टेंट थे, और उन्होंने अपने फादर को कहा, ये काफी यंग है, हमें कोई ओल्ड ड्राइवर नहीं लेना चाहिए जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो? ओल्ड मैन, नहीं नहीं, अगर हम किसी 40 साल के बंदे को अपॉइंट करेंगे तो देखो वो मैक्सिमम 20 साल काम करेगा, और ये अभी यंग है, हेल्दी है, ये 30-40 साल तक आराम से काम करता रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, यही ठीक है। और फिर मुकेश सर ने कहा कि ठीक है जाओ, 2 दिन के बाद आना। और इस 2 दिन में उन्होंने बलराम की पूरी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली, उसकी मदर कौन है, उसके फादर कौन थे, उनकी डेथ कैसे हुई, उसकी दादी कहाँ है, और ये इस गांव में कितने सालों से रह रहे हैं। उन्हें पता चला कि ये कहीं नहीं जाने वाले, बहुत सालों से यही रह रहे हैं और कभी भी मूव होने का कोई चांस नहीं है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको पता हो कि आपका सर्वेंट कहाँ रहता है, उसकी फैमिली कहाँ है, तो आप थोड़ा सिक्योर फील करते हो। अब बलराम के पास एक नौकरी थी, अच्छा खाना था, रहने की जगह थी, और सबसे बड़ी बात, बलराम के पास एक यूनिफॉर्म भी थी। अगर वो सिल्वर विसल मिल जाती तो बलराम टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता। खैर, इतना सब कुछ होना ये भी बलराम के लिए काफी था। कहाँ खाने की मारा मारी रहती थी, वहाँ रोज अच्छा खाना मिलता था, खाने पीने की कोई कमी नहीं, और संडे को तो स्पेशल डिशेस भी मिलते थे। और सोने के लिए एक कमरा, कहाँ वो और उसके कजिन्स जब से धनबाद में आए थे हमेशा सड़क पे ही सोते थे, अब कमरा मिल जाना ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो कमरा बलराम दूसरे ड्राइवर राम प्रसाद के साथ शेयर करता था। राम प्रसाद के पास बेड था और बलराम नीचे जमीन पे सोता था, बट कमरा तो था। एंड एज फार एज द एम्प्लॉयर्स वर कंसर्न्ड, दे वर 9 on 10। 3 of them were very good to बलराम, और बलराम यहाँ पर बहुत अच्छी जिंदगी बिताने लगा। बलराम जो कि यहाँ पर नंबर 2 ड्राइवर था। नंबर 2 ड्राइवर का काम बहुत सिंपल है। अगर नंबर 1 ड्राइवर कहीं बाहर गया है कार में किसी को लेकर और किसी को मार्केट तक जाना पड़ा तो नंबर 2 ड्राइवर का काम होगा, और अदरवाइज उसको घर में अपने आप को यूजफुल बनाना होता था। बाहर की कंट्रीज में ड्राइवर है तो वो ड्राइवर है, पर इंडिया में, यहाँ इंडिया में रिच के पास कोई ड्राइवर्स नहीं होते, कुक्स नहीं होते, सब सर्वेंट्स ही होते हैं। इसका मतलब कि अगर आप कार नहीं चला रहे तो आप घर साफ कर सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पर हाँ, आपको खाली नहीं बैठना, और बलराम ये सब कुछ कर रहा था। बस एक काम था जो वो नहीं कर सकता था, और वो था होंडा सिटी चलाना। होंडा सिटी जो कि ऑटोमेटिक कार थी, नए जमाने की कार थी, उसे टच करना बलराम को अलाउड नहीं था, वो सिर्फ राम प्रसाद चला सकता था। अब बलराम को राम प्रसाद से जलन होने लगी। वो हमेशा राम प्रसाद को होंडा सिटी को साफ करते, उसकी देखरेख करते देखता था और सोचता था कि यार इतनी सुंदर, इतनी प्यारी कार को चलाने में कितना मजा आएगा, इसकी सीट्स कितनी कंफर्टेबल होंगी,
इसके अंदर एसी भी है और कितना अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी। मेरे पास तो ये खराब सी बिना एसी वाली मारुति 800 ही है। बट खैर जो है एटलीस्ट है तो, वो नहीं, बस जो नहीं है उसकी टेंशन रहती है। हमें कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं होती, जो नहीं होता हमें वही चाहिए होता है। और बलराम का भी यही हाल था। तभी मुकेश सर का लड़का आया क्रिकेट खेलने के लिए। अब ये काम था नंबर 2 ड्राइवर का, घर के बच्चों को भी एंटरटेन करो। और फिर बलराम उसके साथ क्रिकेट खेलने लगा। यहाँ पर अशोक सर ने भी ज्वाइन कर लिया। तब वो लड़का जब भी चौका छक्का मारता तो बोलता कि मैं अजरुद्दीन हूँ। तभी पीछे से ओल्ड मैन आए। उन्होंने कहा, अजरुद्दीन नहीं गावस्कर, वो मुसलमान है। अशोक सर, आप भी कैसी बातें करते हैं पिताजी, मुसलमान हिंदू क्या फर्क पड़ता है? ओल्ड मैन, क्यों नहीं फर्क पड़ता? हमें कोई मुसलमान नहीं चाहिए हमारे घर में, बिल्कुल नहीं चाहिए। और खबरदार अगर तुमने अपने आप को अजरुद्दीन कहा, हमेशा अपने आप को गावस्कर, कपिल देव ये कहो, मुसलमान क्यों कहना है? तो फिर उन्होंने कहा, चलो यार बलराम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और फिर वो बलराम को अपने साथ ले गए। बलराम को उनके पैर दबाने थे, उनकी मसाज करनी थी। ये सारा काम भी ड्राइवर को करना पड़ता था। जब बलराम उनके पैर दबा रहा था, मसाज कर रहा था, गर्म पानी से उसकी सिकाई कर रहा था, तभी दोनों बेटे भी आके वहाँ पर बैठ गए और ये तीनों बातें करने लगे। अब बलराम का ध्यान पैर दबाने में कम और बातें सुनने में ज्यादा। तभी ऊपर से एक खींच के चांटा पड़ा। ओल्ड मैन, पता है क्यों मारा है? बलराम, जी सर। और फिर ये लोग वापस बात करने लगे। थोड़ी देर बाद एक और चांटा। बलराम, सॉरी सर, तुम्हें पता है ना क्यों इतनी तेज दबा रहे हो? ध्यान से क्यों नहीं दबाते? अशोक, क्या इस तरह किसी को मारना ये ठीक है पिताजी? ओल्ड मैन, ये अमेरिका नहीं है, इस तरह के सवाल मत पूछो। अशोक, क्यों मैं सवाल नहीं पूछ सकता? ओल्ड मैन, अरे ये हमारे सर हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी गलती पर हम इन्हें डांटे या सजा दे। कितनी आसानी से हम अपने गलत एक्शंस को भी जस्टिफाई कर लेते हैं, ये कहकर कि इंडिया है भाई, यहाँ सब कुछ चलता है, यहाँ पर यही तौर तरीके हैं, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पर वहाँ की बातें मत करो, हमारे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। हम सर्वेंट्स को बराबरी की नजर से नहीं देखते, उनको जैसे इंसान ही नहीं मानते। यहाँ पर बड़ा छोटा उम्र से नहीं डिसाइड होता जनाब, यहाँ पर बड़ा छोटा पैसे से डिसाइड होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप चाहे उम्र में छोटे हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना हो, चाहे आपको नॉलेज ना हो, बट आप बड़े हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप कुछ भी नहीं, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यहाँ सब कुछ पैसे से ही खरीदा जाता है, पैसे के बिना यहाँ कुछ नहीं है। खैर, अब ये जो बलराम जी हैं, ये ड्राइवर तो बन गए, पर इन्हें चैन कहाँ, इन्हें तो और आगे बढ़ना है, पता नहीं कहाँ पहुँचना है, क्या अचीव करना है। तो अब ये बलराम सर, इनकी आगे की लाइफ में क्या होने वाला है, ये अपनी आगे की जिंदगी को और बेहतर कैसे बनाने वाले हैं, ये जानने के लिए आपको करना होगा 1 हफ्ते का इंतजार, क्योंकि ये मैं अगले शो में बता पाऊंगी। अभी तो टाइम हो चुका है और आपको मुझे यानी अपनी होस्टेल दोस्त आरजे निशा को देनी होगी इजाजत। और करना क्या है? वही करना है, अपना प्यार यूं ही हमारे ऊपर न्यौछावर करते रहना है, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स देते रहने हैं। क्योंकि जब आप कोई प्यारा सा फीडबैक देते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, तो मेरे चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, एक चमक आ जाती है कि यार कोई तो है जो हमें भी अप्रिशिएट करता है। और साथ साथ मेरी कमियां भी बताया कीजिए ना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता, ताकि मैं इस शो को और बेहतर बना सकूं। क्यों, आप भी चाहते हैं ना कि यही शो हो बेस्ट? तो मेरी मदद वो कौन करेगा, आप ही को तो करनी पड़ेगी। खैर चलिए, आप मेरी मदद करते रहिए, मुझे अपने फीडबैक्स देते रहिए। और फीडबैक्स देने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, उस पर जाकर एक फीडबैक फॉर्म भर देना है, या फिर हमारी स्काइप आईडी जो कि है RADIOUDAAN, उस पर जाकर मुझे मैसेज करना है, या मेरी ईमेल आईडी जो कि है nisha@radioudan.com, उस पर जाकर मुझे ईमेल कर दीजिए। और अगली नॉवेल आप कौन सी सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताइए, ठीक है?
वो बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मेरी बकबक को मैं यही बंद करती हूँ और मैं यहाँ से निकलती हूँ ताकि अगला शो शुरू हो पाए। तो अब मुझे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त को पक्का से इजाजत दे दीजिए। Until then, you stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Run a Flight of Life. Bye bye.